नमस्कार साथियों। तो फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 3, जिसका नाम है अशोक के फूल, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। और इस चैप्टर के आज हम आपको सारे के सारे गद्यांश कराने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि गद्यांश में आपको 10 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं, 2-2 नंबर के 5 प्रश्न। तो आज हम आपको उन्हीं महत्वपूर्ण गद्यांश को कराने वाले हैं जो इस अध्याय में से आपके पूछे जाते हैं। अध्याय का नाम है अशोक के फूल और लिखा गया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से गद्यांश आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आपको इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ताकि हमें पता चले कि वीडियो आपको कैसी लगी और अगली वीडियो हम आपके लिए किस टॉपिक पर लेके आए। तो इसमें आपसे जो सबसे पहला गद्यांश पूछा जाता है वो है, भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाट्य व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई मान भी नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सुकुमार का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो इस गद्यांश में अशोक के जो फूल होता है उसके बारे में से बात की गई है, अशोक के पेड़ के बारे में से बात की गई है, जो कि आप जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण होता है। जब भी कोई त्योहार आता है तो आप जानते हैं कि जो अशोक का पेड़ होता है तो उसके पत्तों को घर के जो दरवाजे होते हैं उन पर लगा दिया जाता है, उन्हें बांध कर उनके पत्तों को जो है एक माला सी बनाकर उसे बांध दिया जाता है। तो उसी के बारे में इसमें बात की गई है और आज हम इसमें समझने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो आपसे हर गद्यांश में हर पद्यांश में यही पूछा जाएगा। गद्यांश में आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक और शीर्षक का नाम बताइए, और पद्यांश में आपसे पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ लिखिए। ये आपको याद रखना है, पद्यांश में संदर्भ और गद्यांश में आपसे पूछा जाता है लेखक का नाम और पाठ का नाम या शीर्षक का नाम। संदर्भ में भी आपको वही लिखना होता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, बस इतना आपको याद रखना है। तो इसमें से जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आता है उपयुक्त गद्यांश के पाठ का और लेखक का नाम लिखिए। तो इसके पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो एक बात आपको और याद रखनी है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आपको जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय भी याद करना है, क्योंकि ये आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये आपसे 5 नंबर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय आपको दोनों याद करना है, ये आपको याद रखना है। यदि आप सामान्य हिंदी वाले हैं तो आपको साहित्यिक परिचय याद करने हैं, और यदि आप साहित्यिक हिंदी वाले हैं तो आपको जीवन परिचय याद करने हैं, इतना आपको याद रखना है। हालांकि इनके जो गद्यांश और पद्यांश होते हैं वो आपको साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों में पूछे जाते हैं, तो इसमें बस थोड़ा सा अंतर है जो कि हम आपको बाद में बताएंगे। अगला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक ने किसे विचित्र नाट्य व्यापार बताया है। तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम और विचित्र नाट्य व्यापार बताया है। यानी कि इसमें लेखक ने बताया है कि जो अशोक का पुष्प होता है या फूल होता है उसके प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। तो ये आपको याद रखना है, यही आपसे 2-2 नंबर में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक का पुष्प या अशोक का फूल कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। तो अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा पाता है। जैसे जब कोई नई वधू यानी कि नई दुल्हन घर पर आती है
और उसका प्रवेश होता है। आप जानते हैं जैसे कि एक लोटे में चावल भर दिए जाते हैं और उसे जो है उसके पैर से ढकेला जाता है, गिराया जाता है, तो उसी के प्रवेश की भांति अशोक के फूल का कालिदास के महाकाव्य में इसकी शोभा है। आगे आता है अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से भी चुपचाप उतार फेंका गया। तो आप जानते हैं जैसे मुसलमानी सल्तनत आई थी तो उस टाइम पर जो है उससे पहले जो राजा हुआ करते थे तो वो क्या करते थे, वो जो अशोक के फूल को अपने सिंहासन पर रखते थे, लेकिन उसके आते ही ये जो अशोक का फूल भी वहां से उतार कर फेंक दिया गया। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया? तो अशोक के पुष्प को मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार कर फेंक दिया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं, ये उतना आपको याद रखना है। आपसे एक मेरा प्रश्न है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था और कहां पर हुआ था, ये कमेंट में जरूर बताएं। अब आता है अगला प्रश्न कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये आपसे हर चैप्टर में पूछा जाता है, सॉरी हर गद्यांश में या पद्यांश में रेखांकित अंशों की व्याख्या पूछी जाती है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्यिक वाङ्मय और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाट्य की स्थिति के सदृश है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के महाकाव्य में या काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता है। तो इस रेखांकित अंशों में बताया गया है, लेखक ने कहा है यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है कि कालिदास के जो काव्य है उसमें अशोक के फूल का भारतीय साहित्य में बड़ा ही महत्व है, इसी के बारे में उन्होंने बताया है। अब जो अगला गद्यांश पूछा जाता है वो है मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्गम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्गम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। ना जाने कितने धर्माचार्यों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती वो यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह ना जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्गम जिजीविषा। वह गंगा की अब अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो इसमें मनुष्य के जीवन के बारे में बताया गया है। वो क्या बताया गया है? तो सबसे पहले इसमें हम वही प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो गद्यांश के पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो मनुष्य की जीवनी शक्ति को निर्मम क्यों बताया गया है या क्यों कहा गया है? तो मनुष्य की जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बिना किसी दया के आगे बढ़ती रहती है। यह सभ्यता, संस्कृति, धर्म और विश्वासों को पीछे छोड़ते हुए हमेशा जीवन के नए रूप को अपनाती है। तो मनुष्य की जो जीवन शक्ति को निर्मम इसलिए बताया गया है क्योंकि इसमें बताया गया कि ये बिना किसी दया के आगे बढ़ती है और ये जो है अपनी साहित्य संस्कृति को भी बहुत कम अपनाती है। तो आप जानते हैं कि आज के टाइम पर भारत के लोग भी अपनी सभ्यता और संस्कृति को भूलते हुए जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। फिर आता है मनुष्य ने नई शक्ति किस चीज से अर्जित की है? तो मनुष्य ने नई शक्ति संघर्षों से अर्जित की है। कठिनाइयों और संघर्षों के दौरान उसने अपनी जीवन शक्ति को मजबूत किया है। तो ये सभी क्वेश्चन आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि मनुष्य ने अपनी नई शक्ति कैसे अर्जित की? तो जो व्यक्ति हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है, संघर्ष करता है, उसी को नई शक्ति प्राप्त होती है। यदि आप कुछ भी करने की सोचते हैं और उस करते नहीं हैं तो आपको वो नहीं मिलेगा। इसीलिए यदि आपको कुछ पाना है तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपको नौकरी पानी है तो आपको अपनी नींद का त्याग करना पड़ेगा।
हालांकि आपको 5 से 6 7 घंटे जरूर सोना है, इतना भी ये नहीं कि आप बिल्कुल ही ना सोएं, सोना भी जरूरी होता है। लेकिन आपको कुछ भी पाना है तो आपको हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपकी मेहनत का फल आपको मीठा मिलेगा। अब आता है दुर्दम तथा अनाहत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो दुर्दम शब्द का अर्थ है जिसे दबाया या रोका ना जा सके। अनाहत शब्द का अर्थ है जिसे किसी प्रकार की चोट या आघात ना पहुंचा हो, यानी कि अविचलित। यानी कि जो दुर्दम शब्द का अर्थ है जिसे दबाया ना जा सके, और अनाहत शब्द का अर्थ है जिसे किसी प्रकार की चोट या आघात ना पहुंचा हो। फिर आपसे पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपसे जो ये अर्थ पूछे गए हैं तो इसका 1 नंबर मिलेगा और इसका 1 नंबर मिलेगा, इतना आपको याद रखना है। तो अब आती है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, वह गंगा की अवादित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। इस अंश का मतलब है कि मनुष्य की जीवन शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसे कोई रोक नहीं सकता। यह जीवन की हर चुनौती और कठिनाई को पार कर आगे बढ़ती रहती है। जैसे गंगा की धारा बिना रुके बहती है, इसी तरह मनुष्य की यह इच्छा शक्ति कठिनाइयों को सहने के बाद भी पवित्र और शुद्ध बनी रहती है। तो इसमें जो आपके रेखांकित अंश थे उसमें बताया गया है कि जिस प्रकार माँ गंगा की धारा बहती ही रहती है, बहती ही रहती है, उसी प्रकार मनुष्य की जो पवित्रता है वो भी बहती ही रहती है, और ये जो है अंत तक बनी रहती है यदि वो संघर्ष करता रहता है। अब आपसे जो तीसरा गद्यांश पूछा जाता है वो है, अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु है वो है उस विशाल समांत सभ्यता की परिष्कृति रुचि का ही प्रतीक, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संचार कणों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी। आगे आता है, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गए और मदनोत्सव की धूमधाम भी मिट गई। संतान कामिनियों को गंधर्वों से अधिक देवताओं का वरदान मिलने लगा। पीरों ने, भूत भैरवों ने, काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी। दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। तो यानी कि जो अशोक का वृक्ष की जो बातें हैं वो पीछे छूट जाती हैं और दुनिया आगे बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि हमारी कितनी सारी पुरानी सभ्यताएं थी जो आज के टाइम पर नहीं है, जैसे कि आती है वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। आप जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक चली, यानी कि आज से लगभग 5000 साल पुरानी सभ्यता थी। अगर इसे एग्जैक्ट कहा जाए तो 4700 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। और जो जीवन हम आज के टाइम पर जी रहे हैं वो जीवन उस टाइम के लोग जी रहे थे, यानी कि आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। यदि आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आप हिस्ट्री क्लास 12th में ये जरूर पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, उसका उत्खनन कब हुआ, किसने करवाया, उसके बारे में कब पता चला, कैसे पता चला, उसमें कौन कौन से बड़े नगर थे, कहाँ कहाँ पर उसका विकास था, किस प्रकार की थी, कैसा स्वरूप था, कैसा नगर नियोजन था। यदि आपके पास हिस्ट्री है तो आप जो है हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, आपके लिए हिस्ट्री कंप्लीट करा दी गई है, आप उसे जाकर जरूर पढ़ें। तो अब इसमें से जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो सबसे पहला प्रश्न वही आता है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। तो उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक यानी पाठ का नाम है अशोक के फूल तथा लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आपसे मेरा एक प्रश्न है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का नाम क्या था, ये कमेंट में जरूर बताना। अब आता है, सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक कौन है। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक अशोक का वृक्ष है। यह आपको याद रखना, यह हर क्वेश्चन आपसे सिर्फ 2 नंबर में पूछा जाता है। तो सामंत सभ्यता की परिष्कृति कौन है, अशोक का वृक्ष है। फिर आता है, लाखों करोड़ों की अपेक्षा से कौन समृद्ध हुई थी। तो लेखकों के अनुसार लाखों करोड़ों व्यक्तियों की उपेक्षा से सामंतवाद समृद्ध हुआ था।
ये आपको याद रखना। कौन समृद्ध हुआ था? सामंतवाद। अब हमारा अगला प्रश्न आता है, आज उस सामंत सभ्यता की क्या स्थिति है? कौन सी सामंत सभ्यता जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले थी? तो लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति यह है कि वे उखड़ गए हैं, यानी कि कोई उनका अस्तित्व नहीं रहा, उनका समाज ढह गया और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट चुकी है। यानी कि विलासितापूर्ण मतलब आनंदित जीवन की भी धूमधाम खत्म हो चुकी है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक किसका प्रतीक है? यानी कि तो अशोक उस विशाल सामंत सभ्यता का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रम और रक्त पर पली बड़ी थी। यह वृक्ष उस सभ्यता के ऐश्वर्य और उसके धरोहरों को दर्शाता है जो अब समय के साथ खो चुकी हैं। तो ये किसका प्रतीक है? जो सभ्यता यानी कि सामंत सभ्यता जो कि इस टाइम पर खो चुकी है। अब आता है विशाल सामंत सभ्यता कैसे समृद्ध हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपको याद करने हैं, 2-2 नंबर में आपको पूछे जाते हैं और इतने ही आपको लिखने हैं। तो विशाल सामंत सभ्यता साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। यह समाज की लाखों करोड़ों लोगों की उपेक्षा और उनके रक्त के संचार कणों को खाकर समृद्ध हुई थी। सामंतों ने प्रजा के श्रम और बलिदान का उपयोग करके अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त किया था। ये आपको याद रखना है। ये सारे प्रश्न आपसे 2-2 नंबर में पूछे जाते हैं। अब जो आपसे अगला प्रश्न पूछा जाता है, परिष्कृत और समृद्ध का अर्थ बताइए। तो परिष्कृत का शब्द यानी इसका अर्थ होता है सुधारित, उत्कृष्ट या विकसित होना, और किसी का सजना या उसे अधिक निखारना परिष्कृत शब्द का अर्थ होता है। इसमें आपके लिए कौन कौन से इंपोर्टेंट हैं? उत्कृष्ट, विकसित होने, सुधरित और निखरना, सजाना। तो इनमें से आप कोई एक शब्द लिख सकते हैं जो कि आपके लिए पूछा जा सकता है। फिर आता है समृद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है? तो समृद्धि वैभव या संपन्नता के अर्थ में प्रयोग होता है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु या समाज का आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होना। वैभव जिसे समृद्ध कहते हैं, संपन्नता, और वस्तु या समाज की आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न होना ही क्या कहलाता है? समृद्ध कहलाता है। अब आगे आप ये पढ़ ही चुके हैं कि पाठ का लेखक और शीर्षक का नाम बताइए। अशोक के फूल और लेखक का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कौन उखड़ और रह गया है? तो आप जानते हैं लेखक के अनुसार आज उस सामंती सभ्यता की स्थिति है यह है कि वे उखड़ गए हैं और उनका समाज ढह गया है और उनके विलासितापूर्ण जीवन की धूमधाम भी मिट चुकी है। तो यही आपसे प्रश्न 2 नंबर में पूछा जाता है कि कौन ढह गया है और कौन उखड़ गया है। तो सामाजिक सभ्यता उखड़ गई है और उनका समाज ढह गया है। अब आता है अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? तो अभी आपने पढ़ा था कि अशोक का वृक्ष सामंती सभ्यता का प्रतीक है, यानी कि उसके परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। तो अब इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट जो गद्यांश थे यही समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अपनी कॉपी में जरूर नोट करना। आप ये वीडियो देख ली, अब जो है दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपके जो है आप अपनी कॉपी में नोट्स कर सकें और अच्छे से ये इसे याद कर सकें और इन्हीं में से आपका 1-2 पूछा जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।